हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 11वीं का इतिहास का, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर की हर एक लाइन, हर एक बॉक्स, हर एक पिक्चर से मैंने एमसीक्यू बनाने की कोशिश करी है और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख रखी है इस चैप्टर की, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, हो ही नहीं सकता कि आप उसका आंसर ना करके आ पाओ। सही करके आओगे, 100% सही करके आओगे उसका आंसर। ठीक है, चलो तो हम शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इससे पहले जो हमारे चैप्टर है उनके भी एमसीक्यू की वीडियो बना चुका हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, वो आप देख सकते हो। उससे भी अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो भी देख रखी है ना मेरी, तो आपका चैप्टर कंप्लीट ही समझो, क्योंकि मैंने बताया ना मैं हर एक लाइन से एमसीक्यू बना रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना, ठीक है? नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ना साथ में ये भी बताता जाऊँगा कि इस क्वेश्चन को किस और तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना कि सर ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि वो टॉपिक आपने पढ़ा होता है, बट क्वेश्चन किसी और वे में पूछा जाता है और आप आंसर नहीं कर पाते। तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो मतलब मेरी जो भी ये क्वेश्चन वगैरह है वीडियो फॉर्मेट में देखा होगा ना, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। नहीं तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। बट पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? चलो, और मैंने साथ में मैंने जैसे बोला बुक की पीडीएफ भी खोल रखी है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर करता जाऊंगा। और 35 पेजेस की पीडीएफ है, 100 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है? तो चलो जी शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य, उसका नाम बताइए। मेसोपोटामियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, इराकी साम्राज्य या मराठा साम्राज्य। आपको पता है कि 3 महाद्वीपों में जो फैला हुआ हमारा साम्राज्य है, उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर आपको पता है कि वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं जिसमें एम्पायर फैला हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट डोंट वरी, नीचे क्वेश्चन आएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कौन सा स्रोत रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी नहीं देता? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कभी कभी एग्जाम में हम नहीं पढ़ते, है ना? अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। इस पर पूछा कि कौन सा इतिहास की जानकारी नहीं देता, रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी नहीं देता। तो पाठ्य सामग्री, हाँ, पाठ्य सामग्री से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चला है, ठीक है? और प्रालेख से भी बहुत कुछ पता चला है रोमन एम्पायर के बारे में। बहुत ही अवशेष, यानी जो वहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह हैं, खंडर वगैरह, उनसे भी पता चला है। तो नृत्य है इसका आंसर। नृत्य मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है डांस। डांस से हमें क्या ही पता चल रहा है रोमन साम्राज्य के बारे में, तो इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व वाला इलाका का जो विशाल क्षेत्र था, वो डैश सशक्त साम्राज्य का शासन था। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितने साम्राज्य थे उस टाइम, ठीक है? अगर हम ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक के टाइम को बात करें, मोटा मोटा 7वीं शताब्दी तक के टाइम को बात करें, तो वहाँ पर कितने साम्राज्य थे? तो मैं आपको बता दूँ, 2 सशक्त साम्राज्य थे। एक का नाम तो आपको पता ही है, कौन सा? एक है हमारा रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, और जो दूसरा है उसका नाम क्या है? ईरानी साम्राज्य। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखो, रोम तथा ईरान के लोग आपस में डैश थे, क्या सम्मिलित थे, मिले हुए थे, प्रतिद्वंदी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कंपटीशन करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ाई चलती रहती थी, एक तरह से आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य इनमें से किस महाद्वीप में नहीं फैला हुआ था? एशिया, यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। रोमन साम्राज्य जो है वो एशिया में भी था, यूरोप में भी फैला हुआ था, और अफ्रीका में भी फैला हुआ था। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में हमारा रोमन एम्पायर जो था वो नहीं फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सागर यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है? तो इसका आंसर है जी भूमध्य सागर। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ऑल दो मैंने बोला था कि पिक्चर समझाऊंगा, बट ये देखो, ये ऊपर वाला यूरोप है, नीचे वाला अफ्रीका है। कौन अलग कर रहा है? ये देखो, लिखा ना भूमध्य सागर, दिख रहा होगा आपको, ठीक है? चलो, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूमध्य सागर पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में डैश तक फैला हुआ था। मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागर पश्चिम में तो स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था, याद रखना, ठीक है? आई होप ये समझ आ गया हो। भूमध्य सागर स्पेन से लेकर पूर्व में कहाँ तक? सीरिया तक फैला हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण 2 महान नदियों राइन और डैश से होता था, ठीक है? मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य का जो निर्धारण है ना एरिया का, उत्तर में बात करें तो 2 मेन नदियां थी, एक तो राइन रिवर
और दूसरी जो नदी थी उसका नाम था डैन्यूब, ठीक है। इन दोनों रिवर के नीचे वाला जो इलाका था माना जाता है वही रोमन साम्राज्य का इलाका था। और याद रखना मैंने इसमें डैन्यूब पे लगाया डैश, राइन पे भी पूछा जा सकता है, तो दोनों रिवर का नाम आपको याद रखना है, राइन और डैन्यूब। पिक्चर में दिखा दूँ, ये राइन दिख रही है और ये डैन्यूब दिख रही है, तो इसका नीचे का जो भी इलाका था हमारे रोमन साम्राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा डैश रेगिस्तान तक फैली हुई थी। अब रेगिस्तान लिखा है तो इसमें क्या है, सहारा, थर, अरब या किम। तो मैं आपको बता दूं, हमारा दक्षिण के अंदर मैं आपको बता दूं अफ्रीका का महाद्वीप था, तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और वहाँ तक हमारा जो रोम एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, वो फैला हुआ था। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैरिस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से डैश साम्राज्य के नियंत्रण में थे। रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे, ईरान साम्राज्य के नियंत्रण में थे, चंगेज साम्राज्य के नियंत्रण में थे, या अहूम साम्राज्य के नियंत्रण में थे। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था पहले तो है ना, आप सोचो, देखो रोमन साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान में नहीं फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य जो हमारा ईरानी साम्राज्य था वो हमारे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अब इसको आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, पाकिस्तान की उस तरफ क्या है, हमारा ईरान, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये ईरानी साम्राज्य में अफगानिस्तान का बहुत सारा इलाका भी आता था, ठीक है। तो इसका आंसर है ईरान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताचीन का क्या अर्थ है। बेसिकली जो चीन के लोग थे ना वो हमारे रोमन एम्पायर को ताचीन बोलते थे। इसका मतलब है कि चीन के पश्चिम का हिस्सा, आप देखोगे ना मैप में देखोगे अगर, तो चीन के पश्चिम में आपको ईरान और रोमन एम्पायर दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य के काल का निर्धारण डैश शताब्दी द्वारा किया जाता है। कौन सी शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी शताब्दी से रोमन एम्पायर का या रोमन साम्राज्य का काल निर्धारण किया जाता है। तीसरी शताब्दी से पहले का जो टाइम था उसको क्या बोला जाता है आप बताओ। तीसरी शताब्दी से बाद के टाइम को भी कुछ बोला जाता है, वैसे इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो नीचे वाले क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, देखो रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी तक के समय को डैश साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। डैश समय कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य जो था, ठीक है, जब से वो शुरू हुआ था तब से लेकर तीसरी शताब्दी तक का जो टाइम था, यानी तीसरी शताब्दी से पहले का जो भी टाइम था उसको पूर्ववर्ती काल कहा जाता था। इसमें आएगा काल, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो रहा हुआ आपको कि तीसरी शताब्दी से पहले का जो भी टाइम था ना रोमन साम्राज्य में उसे पूर्ववर्ती कहा जाता था, ये बात याद रखना, ओके। चलो, और तीसरी शताब्दी से बाद का जो टाइम था मैं आपको बता दूं उसको परवर्ती कहा जाता था। पूर्ववर्ती यानी पहले वाला टाइम तीसरी शताब्दी से, और परवर्ती यानी बाद वाला, तीसरी शताब्दी के बाद वाले टाइम को कहा जाता था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरी शताब्दी तक ईरान में ज़्यादातर प्रतियाई और बाद में डैश राजवंश ने शासन किया। ईरानी राजवंश ने, ससानी राजवंश ने, अरब ने या तुर्की ने। तो मैं आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होगे सर ईरान लिखा तो ईरानियों ने करा होगा, बट ईरानी कोई राजवंश नहीं है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं ससानी है। ससानी जो राजवंश है बहुत मशहूर था ईरान में, तो इसका आंसर है ईरान, सॉरी ससानी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी। ईरान का जो हमारा राजवंश था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो ससानी राजवंश था, जिसने प्रतियाई राजवंश के बाद रूल करना शुरू किया था, ठीक है। और इन्होंने ही मैं आपको बता दूं रोमन साम्राज्य को बहुत बड़ी टक्कर भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा ये भी याद रखना है कि तीसरी शताब्दी तक जो ज़्यादातर जो प्रतियाई थे ना, प्रतियाई भी याद रखना है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ससानी राजवंश के साथ साथ किस राजवंश ने बहुत ज़्यादा रूल किया था हमारे ईरान पे, तो प्रतियाई है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य में प्रयोजन हेतु लातिनी और डैश भाषा का प्रयोग किया जाता था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल वर्क के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता था, एक तो लातिनी भाषा का और एक अरबी, हिब्रू, यूनानी या तुर्की, किसका, यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इससे एक बात और बता दूं आपको, एग्जाम में दोनों भाषा में से कुछ भी पूछा सकता है, ठीक है। मैंने इस पे यूनानी पे लगाया है, आपसे ये भी पूछा सकता है कि कितनी मेन लैंग्वेज थी, तो 2 मेन लैंग्वेज थी, एक लातिनी एक यूनानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में जहाँ पर उच्चतर लोग रहते थे, महंगी बातचीत वाले लोग रहते थे, वो डैश भाषा बोलते थे, और पश्चिम के लोग डैश भाषा बोलते थे। तो ये बताओ कि जो हमारे पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते थे, और उसके बाद आपको बताना है कि जो पश्चिम में रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रोमन साम्राज्य के जो उच्चतर वर्ग थे ना, जो पूर्व में रहते थे वो यूनानी बोलते थे, और जो पश्चिम में रहते थे वो लातिनी बोलते थे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डी भी तो सेम है, डी उल्टा है, देखो
हमारे पूर्व में लातिनी नहीं यूनानी बोली जाती थी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में अफ्रीका प्रांत में सायरेनाइका। अच्छा एक बात और बता दूं आपको ना, टाइपिंग की थोड़ी सी वर्ड की मात्रा वगैरह की छोटी मोटी गलती मिल सकती है, ऑल्दो मैंने इसको वेरीफाई किया है, अच्छे से चेक करके ही लिखा है, बट कभी कभी कोई वर्ड होता है ना जिसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाता टाइप होते वक्त, तो ऐसी गलती आपको मिल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है आप कर लोगे। ठीक है, वैसे अभी तक सही है। आखिरी के क्वेश्चन जो होंगे ना 71 से लेकर, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मिलेगी, अभी तो कोई नहीं है, बट फिर भी ये बात मैंने आपको बता दी। रोमन साम्राज्य में अफ्रीकी जो प्रांत था उसमें सायरेनाइका एक जगह थी, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? अरबी, लातिनी, यूनानी या तुर्की? देखो एक बात तो आपको पता चल ही चुका है, दो ही लैंग्वेज हो सकती है, या तो लातिनी हो सकती है, यूनानी हो सकती है, क्योंकि यही मेन लैंग्वेज थी। तो इसका आंसर जो है वो लातिनी है। रोमन साम्राज्य का जो अफ्रीका का जो प्रांत था ना, जिसका सायरेनाइका नाम था, वहाँ पर लातिनी बोली जाती थी, और जो हमारा त्रिपोलातिनिया था वहाँ पर यूनानी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, ये अफ्रीका का ही प्रांत है। ओके चलो, और ये बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे ये अलग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 27 साल पहले। अगर ये ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो मेरी जो लास्ट चैप्टर वाली वीडियो है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे रखा है वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि देखो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो वैसे ही आपको एमसीक्यू तक कवर करने हैं तो वो वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको ईसा पूर्व और ईसवी में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि 27 ईसा पूर्व से पहले रोमन साम्राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, जिसमें वास्तविक सत्ता जो थी वो डैश के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? सम्राट के हाथ में, सेनेट के हाथ में, सेना के हाथ में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं 27 ईसा पूर्व से पहले जो सत्ता थी ज़्यादातर वो सम्राट के हाथों में ही थी, जो रूलर होता था उसी के हाथों में थी, उसके बाद सेनेट के हाथों में चली गई थी, आपको पता है। तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की व्यवस्था डैश ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चली। कितना ईसा पूर्व से लेकर, मैं आपको बता दूं इसका आंसर है 509 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा अब ये भी आप बोलोगे सर 509 पहले कैसे आ सकता है? तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो पहले 509 आएगा फिर ही तो 27 आएगा। अगर ये बात मेरी नहीं समझ आई है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला ही, तो चैप्टर नंबर 1 है उसके एमसीक्यू की वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर है 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक जो गणतंत्र था वो चला था। इससे पहले सम्राट के पास पावर होती थी, बट इसके बाद जो था वो सेनेट के पास पावर होने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन, जिन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता था, ने गणतंत्र व्यवस्था खत्म कर दी थी। तो अभी हमने देखा ना कि गणतंत्र व्यवस्था जो थी हमारे रोमन एम्पायर में वो खत्म हो चुकी थी। कब खत्म हो चुकी थी? 27 ईसा पूर्व में वो खत्म हो चुकी थी, है ना। तो वो किसने करी थी? जूलियस सीजर के पुत्र थे वो, जिनका नाम था ऑक्टेवियन। उनको और किसी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सिकंदर, अगस्तस, त्राजान या त्रावान? तो मैं आपको बता दूं उनको अगस्तस के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रथम सम्राट अगस्तस थे, ठीक है, ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो भी राज्य उन्होंने वो गणतंत्र खत्म करके जो भी राज्य स्थापित किया था उसको क्या कहा जाता था? प्रिंसिपते, प्रिंसिपेट, प्रिंसी या रीप? तो इसका आंसर है जी बी, प्रिंसिपेट कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपेट एक लातिनी शब्द है, जो कि सही बात है, जिसका अर्थ है, क्या है जिसका अर्थ? मुख्य नागरिक, सॉरी मूर्ख नागरिक, प्रमुख नागरिक, शक्ति या राज? तो इसका आंसर है जी बी, प्रमुख नागरिक, इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे सेनेट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेट भी बताऊंगा अभी क्या होता है, बट आगे वाला क्वेश्चन सुनो। रोम में सैनिक नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा तथा वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्ग को, यानी मुख्यतः रोम के जो धनी परिवार थे, का प्रतिनिधित्व था। मतलब मैं आपको बता दूं, रोम में जो हमारे सैनिक या सेनेट बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है। अच्छा, इसमें सेनेट आएगा, सैनिक नहीं है, इसमें सेनेट आएगा। ठीक है, इसको न कर देते हैं, नेट। ठीक है, सेनेट है ये, ट। ठीक है, मैंने बोला टाइप में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए
कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, समझा रहा हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। तो रोम में ना एक सेनेट नामक संस्था होती थी, जहाँ के जो उस पर बैठते थे ना वो ज़्यादातर अमीर लोग हुआ करते थे, कुलीन लोग हुआ करते थे। और है ना उस पर ना पहले ज़्यादातर जो रूल किया करते थे वो एक तो हमारे रोम के थे ही थे, बट रोम के अलावा और किसी एरिया के भी ज़्यादातर हुआ करते थे हमारे सेनेट के अंदर से लोग। कौन से एरिया के हुआ करते थे? ईरानी नहीं, ईरानी तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ईरानी से तो प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी, कंपटीशन चलता रहता था, तो ईरानियों को क्यों बनाएंगे, है ना, क्यों सेनेट बनाएंगे? रोनी, हमारा अफ्रीकी या इतावली? तो इसका आंसर है इतावली, यानी इटली के भी बहुत सारे जो हमारे सेनेट हुआ करते थे ना, मतलब ज़्यादातर हमारे रोम साम्राज्य के जो सेनेट हुआ करते थे वो इटली से भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें पुस्तकों से मिलती है जिसमें ज़्यादातर यूनानी और लातिनी भाषा में लिखा गया है, उसे डैश द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था? सैनिक ने, सम्राट ने, सेनेट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, जो सेनेट हुआ करते थे ना, अमीर हुआ करते थे, महंगी बातचीत, पैसे हुआ करते थे उनके पास, और वही थे जिन्होंने ज़्यादातर पुस्तकें वगैरह लिखी है। ओके चलो, रोमन साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। रोमन साम्राज्य में सबसे बुरा सम्राट वह माना जाता था जो सेनेट के सदस्यों के प्रति डैश व्यवहार रखता था। क्या? शत्रुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, बंधुत्व, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जी ए। जो भी रोमन साम्राज्य के अंदर सम्राट के साथ गलत, मतलब सम्राट, उस सम्राट को बहुत गलत माना जाता था जो सेनेट के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता था, गलत व्यवहार करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य के 3 अभिन्न अंग सम्राट, सेनेट और डैश थी। मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य के अंदर तीन अंगों को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी। एक तो हमारे सम्राट, दूसरे हैं सेनेट, और तीसरे कौन है? तीसरा है सेना, ठीक है। प्रजा नहीं थी, सेना है इसका आंसर। इसका आंसर है सी, याद रखना। अब 3, वैसे ही नॉर्मली भी पूछा सकता है कि कितने अंग जो थे वो अभिन्न माने जाते थे हमारे रोमन साम्राज्य में, तो इसका आंसर है जी सम्राट, सेनेट और सेना, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश के साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी। अच्छा, बलात् भर्ती का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस पर मतलब एक बलात् सेना वो होती थी जहाँ पर ज़बरदस्ती भर्ती होती थी, मतलब हर बंदे को, जैसे बलात् सेना कहाँ होती है आज मैं आपको बता देता हूँ। चलो वैसे ओके, बलात् सेना वो होती है जहाँ पर है ना किसी बंदे को, हर बंदे को बोला जाता है आपको आर्मी में सर्व करना, बट पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। और कंपलसरी था कि इतने पर्टिकुलर टाइम तक आपको काम करना ही पड़ेगा आर्मी में। ओके, ये पहले ना कहाँ पर हुआ करती थी? रोम में, ईरान में, भारत में, या फारस में, या फारसी में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फारस के अंदर ज़्यादातर जो हमारी सेना होती थी वहाँ पर बलात् भर्ती होती थी, ठीक है। जबकि रोम साम्राज्य में वहाँ पर उस टाइम सैलरी दी जाती थी, कोई बलात् भर्ती नहीं होती थी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, रोमन साम्राज्य में बलात् भर्ती नहीं होती थी, फारस के साम्राज्य में बलात् भर्ती होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम डैश वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, मतलब सैलरी दी जाती थी, बट बलात् भर्तियों में सैलरी नहीं दी जाती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे रोम साम्राज्य में जो न्यूनतम जो होता है हमारे सैनिक को 25 साल तक, इसका आंसर है सी, 25 साल तक क्या करना पड़ता है कि अपनी सर्व करना पड़ता है आर्मी में, ठीक है, जो भी उनकी सेना होती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा बिंदु रोमन साम्राज्य की विशेषता नहीं है? वेतनभोगी सेना, वो तो हमने देख लिया, रोमन साम्राज्य की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है वो। सांस्कृतिक विविधता, ये भी है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, चैप्टर का नाम ही है। प्रशासन में अरबी भाषा का प्रयोग नहीं, अरबी नहीं, कौन सी भाषा? लातिनी और यूनानी भाषा का प्रयोग होता तो सही होता, बट अभी ये गलत है क्योंकि अरबी भाषा का प्रयोग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगस्तस के पुत्र का नाम क्या था? चलो हमें पता चल गया, जूलियस सीजर के पुत्र का नाम अगस्तस था, है ना। ऑक्टेवियन था, बट ऑक्टेवियन को अगस्तस भी कहा जाता था, पेट नेम, ठीक है। और जो हमारे अगस्तस थे उनके पुत्र का नाम क्या था? त्रावान, त्राजान, तिबेरियस, या हमारा रीप? तो मैं आपको बता दूं, अगस्तस के पुत्र का नाम था तिबेरियस। ये जब हम बुक में देखेंगे ना, लास्ट के अंदर पूरा बता रखा है इवेंट, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बट तिबेरियस है इसका आंसर, ठीक है। और ये मज़े की बात बताता हूँ, ये उनका खुद का बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ था, ठीक है। चलो
ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य के प्राथमिक सम्राटों ने विस्तार करना अनावश्यक माना। मतलब है ना, मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य के जो स्टार्टिंग के रूलर थे ना, जैसे जूलियस सीजर हो गए, अगस्टस हो गए, उन्होंने कहा कि हमें ना कोई ज़रूरत नहीं है विस्तार करने की, अपना एरिया फैलाने की, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका उनके पास पहले ही था। परंतु साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट राजा डैश ने 113 से लेकर 17 ईस्वी तक चलाया। ठीक है, चलाया, जिसमें उसने फरात नदी को पार के क्षेत्रों पर कब्जा किया। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम सम्राटों ने अपना एरिया नहीं बढ़ाया, बट एक सम्राट थे जिनका नाम था त्राजान, इसका आंसर है डी। उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया। देखो बुक के अंदर भी ये लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और त्राजान के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊँगा। ये देखो लिखा है ना, 113 से 17 ईस्वी। ठीक है, उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया था। और मैं आपको बता दूं, जब ये फरात नदी के पास पहुंच गए थे ना, तो ये भारत के पास भी आना चाहते थे। ठीक है, बट ये आए नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है। वो सोच रहे थे कि काश अगर मेरी एज सिकंदर जितनी होती ना, तो काश मैं भारत जा पाता या वहाँ भारत पर आक्रमण कर पाता। ठीक है, वही है ताचीन को किस नाम से जाना जाता है? ताचीन जो है वो किसे कहा जाता है? चीन के पश्चिम का जो भाग है उसे ताचीन कहा जाता है। ठीक है, आई होप इसका आंसर आपने सही दिया। ऊपर देखा था हमने ये क्वेश्चन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है पर देखा था ये सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा साम्राज्य ज़्यादा विविधतापूर्ण था? कौन सा? रोमन साम्राज्य, ठीक है, हमारा ईरानी, ये नीचे आना चाहिए था, ईरानी साम्राज्य, ठीक है, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है हमारा क्या? इसका आंसर मतलब सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण है ना, हमारे किस साम्राज्य को माना जाता था? हमारे ईरानी और हमारे रोमन साम्राज्य को, दोनों को ही विविधतापूर्ण माना जाता था। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़्यादा विविधतापूर्ण जो है वो रोमन साम्राज्य को माना जाता था। समझ आया? देखो विविधतापूर्ण दोनों ही थे, बट ज़्यादा विविधता जो थी वो हमारे रोमन साम्राज्य में थी। तो इसका आंसर होगा ए। देखो बहुत अजीब क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते कंफ्यूज करने के लिए। आपसे पूछा है कि ज़्यादा विविधतापूर्ण, तो हमारे चैप्टर के अंदर दो ही साम्राज्य दे रखे हैं मेनली, आप देखोगे तो एक तो ईरान साम्राज्य और एक हमारा रोम साम्राज्य, और ज़्यादा विविधतापूर्ण हमारा रोमन साम्राज्य था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी ए, रोमन साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार त्राजान, वो पता ही है ना जो, चलो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको ये वाली चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि जो हमारे त्राजान थे ना, वो बिल्कुल जब फारस की खाड़ी जो थी है ना, उसके बिल्कुल सिरे पर खड़े हुए थे। तो वो जो भी हमारी पोते, जो भी शिप वगैरह जा रही थी ना भारत की तरफ, वो उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश मैं सिकंदर जैसा जवान होता तो मैं भी भारत पर जा सकता या आक्रमण कर सकता। ठीक है, तो ये जो थी ये बात किसने बोली थी? मतलब एक बंदे ने अपनी बुक में बोली थी। ठीक है, और ये जो जिस बंदे ने अपनी बुक में बोली थी उसका क्या नाम था? सिकंदर ने खुद अपनी बुक में ये बात बोली थी, अगस्टस ने बोली थी, त्रावन ने बोली थी, या कैसियस डियो ने ये बात बोली थी? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे कैसियस डियो थे, बहुत ही पुरातत्वविद इतिहासकार माना जाता है, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो हमारे क्या नाम है उनका, जस्ट अ सेकेंड, हमारे, हाँ ये रे त्राजान, उन्होंने ही ये बोला था कि हाँ काश मैं अगर जवान होता तो भारत की तरफ जाता, सिकंदर जैसा जवान होता। दिखा देता हूँ, ये इस बॉक्स में देखो लिखा है। ठीक है, और ये हमारे किसने बोली थी? ये देखो कैसियस डियो ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बोला थोड़ा मात्रा वात्रा की इधर उधर हो सकती है, तो डियो इस तरफ है। वैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मात्रा का तो इतना प्रॉब्लम लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागर क्षेत्र में रहने वाले लोग की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल डैश का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया का प्रांत। तो जो हमारा भूमध्य सागर, जो निकटवर्ती पूर्व है ना, रोमन साम्राज्य के लोग निकटवर्ती पूर्व जो है वो सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत को मानते थे। बट अगर मैं डायरेक्शन वाइज पूछूं तो किस डायरेक्शन के, मतलब समझे नहीं क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसमें बोल रखा है कि जो हमारे रोमन साम्राज्य के लोग हैं ना, वो अगर निकटवर्ती पूर्व भूमध्य सागर के किस डायरेक्शन के लोगों को कहा करते थे? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे रोमन साम्राज्य के लोग थे ना, वो हमारे भूमध्य सागर के जो बिल्कुल पूर्व के लोग होते थे ना, जो हमारे सीरिया के, फिलिस्तीन के, मेसोपोटामिया में लोग रहते थे, जो तो है ना, उनको हमारे रोमन साम्राज्य के लोग बोलते थे ये निकटवर्ती पूर्व के इलाके के लोग हैं। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है कि प्रासंगिक तौर पर
यह उल्लेखनीय है कि रोमन साम्राज्य के निकटवर्ती पूर्व के राज्य अत्यंत समृद्ध थे, महंगी बातचीत थी। ठीक है, उदाहरण के लिए हेरोड एक जगह है कि राज्य से प्रतिवर्ष डैश दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। कितनी कितनी दिनारियस के बराबर वो होती थी, आमदनी होती थी? 52 लाख, 53 लाख, 54 लाख या 55 लाख? इसका आंसर है जी हमारा 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी, और उस टाइम में प्रतिवर्ष, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन यही आता है दिनारियस क्या है, और ये देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग डैश विशुद्ध चांदी होती थी। ठीक है, तो कितनी विशुद्ध चांदी होती थी, कितनी ग्राम चांदी हुआ करती थी? 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 4.5 ग्राम या 4.5 किलोग्राम? तो इसका आंसर है जी सी, 4.5 विशुद्ध। जो हमारी सोना होता था ना, तो सॉरी चांदी होती थी, तो उन्हीं के जो सिक्के होते थे उन्हीं को दिनारियस कहा जाता था। एक टाइम पे ना चांदी का यूज़ होना भी बंद हो गया था। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे हो गया था, अभी आएगा नीचे। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रोम साम्राज्य में भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेस, ठीक है, कार्थेस डैश एंटियोक, मतलब एक और है, कार्थेस के साथ एक और है, एंटियोक भी है, इनमें से सबसे बड़े थे, जो साम्राज्य की एक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी। तो मैं आपको बता दूं, रोमन साम्राज्य के कुछ हमारे शहरी केंद्र थे। एक तो कार्थेस हो गया, ठीक है, एक हमारा एंटियोक हो गया, और एक तीसरा भी था। ठीक है, तीसरा भी एक एरिया था, शहरी केंद्र था, जहाँ से बहुत ज़्यादा रूल एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था गांव वाले ग्रामीण इलाकों पे। तो इसका आंसर है जी सिकंदरिया। ठीक है, जो सिकंदरिया वाला इलाका था, ठीक है, जो वो भी एक तरह का शहरी केंद्र था हमारा, जहाँ से कर लगाने में सफल हो पाती थी हमारे रोमन एम्पायर। ठीक है, ओके, ये तीनों याद रखना। वैसे तो कार्थेस भी याद रखना, एंटियोक भी याद रखना, और सिकंदरिया भी याद रखना। ओके, चलो, मैंने जानबूझ के मैंने आपको ये बात बोली है, ये बात दोबारा बता रहा हूँ, तीनों के नाम याद रखना। ठीक है, तीनों ही हमारे ऐसे शहरी केंद्र थे जिस पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिसकी वजह से कर लगाने में सफल हो पाती थी हमारे रोमन एम्पायर की जो भी सत्ता थी, पावर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के सम्राट डैश ने उस राजा का नाम बताना है आपको, सम्राट का नाम बताना है, जिन्होंने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर नए वर्ग के उदय को ताकतवर बना दिया। तो कौन से ऐसे सम्राट थे जिन्होंने क्या किया था कि सेनेटरों को सैनिक कमान से, पहले सैनिकों के अंदर भी बहुत सारे हमारे सेनेट होते थे, उनको हटाकर जो ताकत है वो एक नए वर्ग को दे दी। ठीक है, तो कौन से हमारे ऐसे सम्राट थे? तो इसका आंसर है जी गैलिनस। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे गैलिनस थे उन्होंने क्या किया था कि जो पावर है वो हमारे हमारे सेनेटर हैं उनसे पावर ले ली थी और एक नए वर्ग को दे दी थी। ठीक है, वो नया वर्ग कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोमन साम्राज्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, बलात् भर्ती, वेतनभोगी सेना, सार्वजनिक स्नान गृह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जी बलात् भर्ती। याद है ना आपको? बलात् भर्ती मैंने आपको बताया था, तो फारस की विशेषता है ना। बलात् भर्ती रोमन साम्राज्य में नहीं थी, तो इसका आंसर है ए। यही पूछा ना कौन सी विशेषता नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को डैश कहते थे। क्या कहते थे? शैतानी कहते थे, ससानी कहते थे, ईरानी कहते थे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ईरान के हैं, आप सोच रहे हो कि ईरानी, बट इसमें राजवंश का नाम पूछा गया है। ठीक है, और ये बात मैंने आपको, अब शैतानी कौन कहेगा? शैतानी वैसे भी एक हिंदी वर्ड है, तो वो अपने आप को ससानी कहते थे, और मैंने आपको ऊपर भी बताया था ससानी वंश जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे सर आपने तो बिल्कुल ही डीप कराए हैं, ये क्या कर दिया आपने? देखो, मेरे को कुछ भी नहीं छुड़वाना, मैं हर एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आ सकता है ना। सारी की सारी चीज़ें कवर करवानी है मेरे को, तो इसलिए मैंने बोला अगर ये MCQ भी कवर कर लिए तो समझ जाओ कि पूरा चैप्टर हो रखा है आपका। नेक्स्ट है कि ईरान के शासक डैश प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक, ठीक है, पर अपना कब्जा कर लिया है। तो ये बात किसने कही थी? कौन से ईरानी शासन ने कही थी? शाहपुर ने, अकबस ने,
शकुंज ने या निपात ने? तो इसका आंसर है जी शापुर। ईरान के एक राजा थे जिनका नाम था शापुर, उन्होंने बोला था कि हमने 60,000 से ज़्यादा रोमन सेना को मार गिराया है। और जो हमारी एंटियोक है, 3 राजधानी थी ना, मैंने आपको बताया था, शहरी राजधानी, शहरी केंद्र थे, कारथेज हो गया, एंटियोक हो गया, सिकंदरिया हो गया, तो उसमें से जो एक है एंटियोक, उस पर कब्जा कर लिया था। एंटियोक का आएगा यहाँ क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया कि डैश मूल की जनजातियां, ठीक है, अथवा राज्य समुदाय जिनमें से प्रमुख अल्मनाई, फ्रैंक तथा गोथ थे, ने लड़ाई में तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया। मतलब है ना, डैश जो हमारे एरिया की जनजातियाँ थी, जैसे अल्मनाई, फ्रैंक, गोथ, तो आपको बताना है वो किस एरिया के थे। वैसे ये जो अल्मनाई, फ्रैंक और गोथ लिखा है, ये आपको बताना है किस एरिया के थे, किस जनजाति से ताल्लुक़ था इनका। इन्होंने क्या किया था कि डैन्यूब नदी को है ना पार करके, ठीक है, आक्रमण करना शुरू कर दिया था हमारे रोमन एम्पायर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ के लोग थे, तो मैं आपको बता दूँ ये जर्मन मूल के थे। ठीक है, ये जो एल्मनाई है, फ्रैंक है और जो हमारे गोथ हैं, ये इन्होंने डैन्यूब नदी को पार करके 233 से लेकर 280 के दशक में आक्रमण करना शुरू कर दिया था हमारे काला सागर के दक्षिणी इलाके, यानी एक तरह से आप कह सकते हो रोमन एम्पायर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3री शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट, ठीक है, कितने सम्राट, डैश वर्षों में 25 सम्राट, यानी कितने वर्षों में 25 सम्राट बदले। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति चल रही थी। बट आपको यही बताना है कि जो 25 सम्राट चेंज हुए थे ना, वो कितने सालों में हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 25 सम्राट है ना, वो टोटल मिला के 47 सालों में, 47 सालों में चेंज हुए थे। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में डैश परिवार का व्यापक रूप से चलन था। कौन से परिवार का, मुख्य परिवार का, सामूहिक परिवार का, एकल परिवार का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं रोमन साम्राज्य में ना डैश यानी हमारे कैसे परिवार का चलन था, एकल परिवार का। एकल परिवार हुआ करता था, माता पिता के साथ नहीं रहते थे वो शादी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार एक व्यापक चलन था, ये तो हमने देख लिया, ऊपर ही देखा है तो सही है। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य में पति और पत्नी 2 अलग अलग वृत्तीय हस्तियां को माना जाता था, मतलब फीमेल और जो मेल है, पति या पत्नी, दोनों की अलग अलग पावर होती थी। ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में पति की आयु पत्नी से कम होती थी। डी भी पढ़ लेते हैं। रोमन साम्राज्य में महिला को व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त है, ये बात सही लिखी हुई है। पत्नी को है ना व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त है, बट ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये गलत लिखी हुई है। रोमन साम्राज्य में ना पति की आयु पत्नी से ज़्यादा होती थी, और आप है ना बुक में पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा होती थी, 16-17 के मुकाबले 31-32। तो ये शोषण होता था, गलत होता था और लड़कियों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंट अगस्तस जो थे, ठीक है, और सॉरी एगस्टाइन, ठीक है, ये हमारे एगस्टाइन थे, कॉन्स्टेंटाइन थे, आई एम रियली सॉरी, ये शायद है ना कॉन्स्टेंटाइन होगा। ठीक है, चलो इसको हम सही कर लेते हैं। चलो आपको पता चल गया ना, मैंने आपको बोला था ना हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं नीचे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को कॉन्स्टेंटाइन वर्ड मिल गया ना, तो मैं इसको कॉपी कर दूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया ना। वैसे डोंट वरी, जब मैं इसकी PDF दूंगा ना, मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। जो हमारे कॉन्स्टेंटाइन थे ना, वो उत्तरी अफ्रीका के डैश नगर नामक के बिशप थे। ये मैं देख भी लेता हूँ। ठीक है, ये सही है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं एक बार हम। डोंट वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये यहीं पर कहीं दे रखा है, ये रहा। ठीक है, कैथोलिक बिशप थे, ये रहा। अगस्तीस थे, ठीक है, अगस्टीन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। अच्छा, ये सेंट अगस्टीन ही है, मैंने इसको अगस्टीन है, मैंने आपको बोला ना अगस्टाइन लिखा हुआ है, ये सेंट अगस्टीन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे सेंट अगस्टीन थे ना, ये उत्तरी अफ्रीका के डैश नगर के बिशप थे। किस नगर के बिशप थे? टिप्पो, हिप्पो, लिप्पो, शिप्पो। तो इसका आंसर है जी हिप्पो। ठीक है, जानबूझ के थोड़े सेम वर्ड रखने की कोशिश करी है, बट इसका आंसर है जी हिप्पो। तो सेंट हमारे अगस्टाइन थे ना, सेंट अगस्टाइन यानी बिशप यानी पंडित थे वो, एक तरह से क्रिश्चियन पंडित आप कह सकते हो। वो जो थे हमारे हिप्पो प्रांत से थे, हिप्पो नामक नगर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया। कौन सा ऐसा नगर था जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया? हिप्पो, विगान,
पोम्पई या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जी पोम्पई। मैं आपको बता दूं पोम्पई एक एरिया था, नगर था, जो 79 ईस्वी में या ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया। ये बिल्कुल उसी के बाद पैरा लिखा हुआ, यहीं पर लिखा हुआ होगा, देखो ये लिखा ना, ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया पोम्पई नगर। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैंने बोला ना बुक की एक लाइन से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रोमन साम्राज्य में डैश निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। कौन सा? हमारा अरामाइक, हमारा कॉप्टिक, हमारा केल्टिक या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो निकटवर्ती पूर्व में कौन सी भाषा का समूह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, प्रमुख भाषा समूह था। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी अरामाइक। ठीक है, अरामाइक भाषा के जो लोग थे वो एक रोमन साम्राज्य के निकटवर्ती पूर्व में एक प्रमुख भाषा मानी जाती थी। ठीक है, ठीक है, जो भी अरामाइक भाषा के लोग थे ना वो थोड़े से ज़्यादा थे, आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो आपसे ये बोल रखा है कि डैश में और किस इलाके में, जैसे हमें पता चला कि अफ्रीका में तो प्यूनिक बोली जाती थी तथा बर्बर बोली जाती थी, स्पेन में हमारी उत्तरी स्पेन में भी हमारे यही बोली जाती है, फ्यूनिक बोली जाती थी। ओके, और केल्टिक भाषा हमारे उत्तर पश्चिम के इलाके में बोली जाती थी, स्पेन के उत्तर पश्चिम इलाके में बोली जाती थी। बट हमारी जो कैप्टिक भाषा है वो कौन से इलाके में बोली जाती थी? तो मैं आपको बता दूं वो जो मिस्र का जो इलाका है ना उसमें बोली जाती थी, याद रखना, कैप्टिक भाषा। ठीक है, चलो ये दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो, मिस्र में कैप्टिक, ओके, उत्तरी अफ्रीका में हमारी प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्मेनियाई भाषा का लिखना डैश शताब्दी में शुरू हुआ। अच्छा, इससे एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी भाषा थी जो पहले बोली जाती थी पर लिखी नहीं जाती थी, उनकी कोई लिपि नहीं थी, उनकी लिपि है ना बाद में बनी है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं जो आर्मेनियाई भाषा है ना उसकी जो लिपि है वो 5वीं शताब्दी में आई, यानी 5वीं शताब्दी में उसको लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, चलो जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी की जो लिपि है उसका नाम क्या है? देवनागरी, है ना। तो वैसे ही आर्मेनियाई की जो बोली थी वो तो पहले चलती थी, बट उनकी लिखावट जो थी वो 5वीं शताब्दी में उन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट के भट्टों डैश के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी। तो हमें पता चल गया रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्टे और डैश के तेल की फैक्ट्रियां। किसके तेल की फैक्ट्रियां? जैतून के तेल की, गेहूं के तेल की, अंगूर के तेल की, इनमें से कोई नहीं। आप है ना एनालाइज भी करते जाना, मतलब कि आप खुद भी आंसर बताने की कोशिश करना अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एक तरह से अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका। वैसे इसका आंसर है जैतून। जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, और जैतून अलग अलग इलाके से भी इसका रॉ मटेरियल आता था, अभी आप नीचे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की, ठीक है, धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें डैश कहते थे। तो मैं आपको बता दूं रोमन साम्राज्य में जो जैतून का तेल वगैरह था ना, ठीक है, उनको एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना, उनको स्टोर वगैरह करना, जो भी जैतून की जो शराब होती थी और ये तेल होते थे इनको एक कंटेनरों में रखा जाता था। पिक्चर भी दे रखी है बुक के अंदर उन कंटेनरों की। वैसे इस पिक्चर को हम देखेंगे, ये देखो कंटेनर की पिक्चर दे रखी है, बट हम बात करेंगे इस पिक्चरों की जब हम पिक्चर वाले उस पर आएंगे, PDF पे आएंगे। बट मैं आपको बता दूँ इसका आंसर है एम्फोरा। ठीक है, एम्फोरा कहा जाता था उन कंटेनरों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। मतलब सबसे ज़्यादा है ना स्पेन में जैतून का तेल जो था 140 से लेकर 160 की ईस्वी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, फैक्ट्रियाँ बहुत थी। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में लाया जाता था जिन्हें डैश कहा जाता था। ठीक है, तो उन दिनों क्या था, स्पेन में जो तेल बनाया जाता था ना उनको एक अलग कंटेनर में लाया जाता था। अब वो कंटेनर जो थे एम्फोरा नहीं थे, वो कोई और टाइप के कंटेनर थे जिनको ड्रेसल 20 कहा जाता था। ठीक है, आज हम उन्हें ड्रेसल 20 कहते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। पहले तो पता नहीं क्या कहा जाता था होता होगा उन्हें, बट आज उन्हें ड्रेसल 20 कहते हैं। और नीचे क्वेश्चन यही है कि ड्रेसल 20 जो है वो किस पुरातत्वविद यानी किस हिस्टोरियन के नाम पे पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, आपको बताना है हेनरिक ड्रेसल, हेनरी ड्रेसल, डोनाल्ड ड्रेसल या जॉन ड्रेसल। तो मैं आपको बता दूं हेनरिक जो ड्रेसल थे ना उनके नाम पे ही ड्रेसल 20 का नाम पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के
उत्पादकों जैसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। पहले मैं आपको पता ही है, सबसे पहले तो स्पेन में, उसके बाद क्या था, जो हमारे उत्तरी अफ्रीका में जैतून का तेल था ना, वो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। बट बाद में एक डैश के बाद, ठीक है, परंतु डैश के बाद पूर्व में उत्तरी अफ्रीका का प्रभुत्व तोड़ दिया। इसका मतलब समझे, सबसे पहले तो स्पेन में जैतून का तेल जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, उसके बाद उत्तरी अफ्रीका में, और उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पूर्वी अफ्रीका में कब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था, और कब जो था वो पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का प्रभुत्व कब तोड़ा था पूर्वी अफ्रीका ने। तो इसका आंसर है जी 425 ईस्वी में। ठीक है, हमारे 57 क्वेश्चन का नंबर है, आंसर है 425, यानी सी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरकता के कारण, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे डैश में कैंपेनिया, ठीक है, तो किस एरिया की बात हो रही है, कैंपेनिया और सिसिली। मिस्र में फ्यूम और साथ में गैलीली, ठीक है, और हमारा बाइजेंटियम था जिसको टूनेशिया भी बोला जाता था, ठीक है, बेंजेकियम, और साथ में दक्षिणी गोल जिसको नर्बोनेसिस भी कहा जाता था, ठीक है, नार्बोनेसिस भी कहा जाता था। तो देखो पहली बात तो ये है, ये वाले नाम भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा जो हमारे उर्वरक वाले क्षेत्र थे, जो अपनी क्षेत्र उर्वरकता के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। मिस्र में तो हमारा फ्यूम और गैलीली, ठीक है, और दक्षिणी जो गोल भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। पर आपसे पूछा है कि कैंपेनिया जो था ना, जैसे मिस्र में ये था फ्यूम, वैसे ही किस देश के अंदर, आज वो देश है यहाँ पर है ना एक देश, जैसे इटली के अंदर था, जर्मनी के अंदर था कैंपेनिया, भारत के अंदर था या चीन। देखो अपने को इतना पता है कि जी भारत के अंदर तो कोई कैंपेनिया नाम का या सिसिली नाम का नहीं है। अगर आपने क्लास 10th में हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि जो सिसिली है ना वो हमारा इटली में है। तो इसका आंसर है इतावली, यानी इटली, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, डैश से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। इसका मतलब है जब जो जानवर को चराने वाले लोग होते हैं ना, जब चारे के लिए वर्ष में ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रवास, घर का प्रवाह, ऋतु प्रवास, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखो आपको थोड़ी हिंट ही दे दी, इसका आंसर है जी ऋतु प्रवास। ऋतु के चेंज होने से जब हमारे जो चरवाहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी मैमपालिया किसे कहते हैं, मोमपालिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैमपालिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवन आकार की झोपड़ियाँ, पहाड़ों के ऊपर घर, ऋतु या ऋतु प्रवास। तो इसका आंसर है ये ऋतु पर, चलो वैसे आंसर गलत ही है ऋतु वाला भी। इसका आंसर है अवन आकार की झोपड़ियाँ। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवन आकार की झोपड़ियाँ जो थी उनको ही मैपालिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 61 है कि स्पेन में अधिकतर केल्टिक भाषी किसान की आबादी थी जो पहाड़ी की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। इन गांवों को डैश बोला जाता था, क्या बोला जाता था, किसली बोला जाता था, कैस्टेला बोला जाता था, केल्टिक राग बोला जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैस्टेला बोला जाता था। इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश गुलामों की संख्या बढ़ाने की ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक बच्चे पैदा करने, अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मतलब दास को और दासिनी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बोला जाता था, और वो जो बच्चे भी थे वो अभी आगे चलकर दास बनते थे, दास या दासी बनते थे। इस प्रथा को क्या बोला जाता था, दास प्रथा, दास प्रजनन, दास निकाली, या उपरोक्त नीलामी, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है जी दास प्रजनन। नाम से आपको पता चला है प्रोडक्शन बढ़ाया जाता था या बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए बोला जाता था दासनियों को। तो इसका आंसर है जी दास प्रजनन। नेक्स्ट है कि लेखक कोलू मिल्ला, ठीक है, मिल्ला, हमारे जो लेखक कोलू मिल्ला थे वो कहाँ से आए थे, दक्षिणी स्पेन से, उत्तरी अमेरिका से, जर्मनी से, या चीन से। तो मैं आपको बता दूं हमारे जो लेखक थे केलू मिल्ला, वो जो थे हमारे दक्षिणी स्पेन से आए थे। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत टफ क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा ना लगे ये तो हमने करा ही ना, इसलिए मैंने बहुत टफ क्वेश्चन भी रखे हैं। और ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो चलो मैं बोल सकता हूँ कि देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक है,
बिल्कुल बुक की एक एक लाइन से मैंने एमसीक्यू बनाया है, तो ऐसा ये वाला क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिल सकता, बट कुछ नहीं कह सकते, तो अब तो चलो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा फ्रैंकी सेंस क्या है। जो फ्रैंकी सेंस है वो क्या है, मैं आपको दिखा, चलो पहले मैं इसमें ना थोड़ा मुझसे टाइप नहीं हुआ था, इसका नाम कुछ और है। इंग्लिश में इसको फ्रैंकी सेंस बोल सकते हैं, हिंदी में कुछ और वर्ड था, थोड़ा और टफ था, मैं दिखाऊंगा आपको। बट कहते किसी हैं, एक अमेरिका नाम का वास्तव मतलब एक अमेरिका नाम है ये, ठीक है, जिसका वास्तव में मतलब है सुगंधित राल, और इसका प्रयोग धूप की अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। या एक फ्रेंच नाम है, ठीक है, या एक यूरोपियन नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये दास वाला तो हमने देख लिया, एक टॉपिक देखा था ना दास वाला, सामाजिक श्रेणियाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा ये राजी, ठीक है। फ्रैंकिनसेंस, तो हमारी फ्रैंकिनसेंस जो था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखो लिखा है, ये एक यूरोपियन नाम है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो था, मतलब वास्तव में सुगंधित राल है, एक तरह का एक सुगंधित राल होता था फ्रैंकिनसेंस, जिसका प्रयोग धूप की अगरबत्ती और परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 398 के कानून में यह कहा गया कि क्या कहा गया, जो दास झूठ बोलेगा उसे जलाया जाएगा, या दास की शादी नहीं कराई जाएगी, जो हमारे कामगारों को दागा जाता था ताकि वह यदि भाग जाए तो उनको अच्छे से पहचाना जा सके, या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, 398 के दशक में कानून आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो भी हमारे कामगार है, जो भी दास है ना, उनको दाग दो, यानी उन पर निशान बना दो कि अगर वो कभी भागने की कोशिश करे तो उनको पकड़ा जा सके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अच्छा मैं बता भी देता हूँ, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, बट 15 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे से देखना, उसके बाद फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे भी आएंगे। www.mainpointstudy.in, इस वेबसाइट पे आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यू की पीडीएफ, हर एक चैप्टर के नोट्स सारे मिल जाएंगे। ये मेरी ही वेबसाइट है। अगर अभी समझ नहीं आया, www वाला कुछ समझ नहीं आया, सीधा गूगल पे जाना, गूगल पे जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी, एंटर मानना, आपके सामने एमसीक्यू आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश 66 ईस्वी में हुई, जिसमें मतलब एक क्रांति हुई थी, ठीक है, डैश क्रांति हुई थी एक 66 ईस्वी में। उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रांति हुई थी हमारी 66 ईस्वी में। तो 66 ईस्वी में क्रांति हुई थी जिसमें जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ना, जो साहूकार होते थे, उनके ऋण पत्र होते थे, उनको नष्ट कर दिया गया था। यानी किसान को ना ऋण पत्र वगैरह होते थे, जिससे वो एक तरह से टॉर्चर करता था किसानों को साहूकार, तो वो जलाए गए थे। तो ये कौन सी क्रांति में हुआ था? किस्टेन क्रांति, यहूदी विद्रोह क्रांतियाँ उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जी यहूदी क्रांति, ठीक है। तुम्हारे 66 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहूदी विद्रोह क्रांति, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतिहासकार जो हमारे टेसिटस थे ने आरंभिक साम्राज्य में कितने सामाजिक समूह का वर्णन किया? तो हमारे जो टेसिटस थे, एक हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने कितने सामाजिक वर्णन बताए थे हमारे रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में? 6, 8, 6, इसको 7 कर देते हैं। 6, 7, 6, 8, 7, 5। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है 6, यानी ए, ठीक है। 6 हमारे अलग अलग सामाजिक समूह थे, और उसका नाम भी नीचे यहाँ लिख रखा है, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक समूह टेसिटियस द्वारा बताए गए सामाजिक समूह से मेल नहीं खाता, ठीक है, में से नहीं है? जनता या सामान्य वर्ग, अश्वरोही, सीनेटर यानी सेनेटर, या जिनका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निम्नतर, जिनको जो सर्कस में वगैरह में काम करते थे उनको, जिनको कमीनकार भी बोला जाता था, दास, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। और आप देख रहे हो इसमें 4 से ज़्यादा ऑप्शन है। एक्चुअल में ये मैंने जानबूझ के किया है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया है कि जो टेसिटियस है उसके अनुसार ये जो ऊपर के आपको दिख रहे हैं ना 6 के 6, ये जो है वो हमारे सामाजिक समूह थे टेसिटियस के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। इसमें देखो ढंग से टाइप नहीं हो रहा था, बट मैंने कॉन्स्टेंटाइन लिखने की कोशिश करी है। तो हमारे जो कॉन्स्टेंटाइन थे वो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल के आरंभ की शताब्दी में हुआ। यानी कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने कब रूल करना स्टार्ट किया? तो इसका आंसर है जी 4वीं शताब्दी में, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने 4वीं शताब्दी, याद रखना, परवर्ती में सबसे पहला जो रूल था वो इसी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा ह्यूमिली ओरिस, ठीक है, ह्यूमिली ओरस क्या है? ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छे करेक्टली टाइप नहीं हुआ था मेरे से, बट ये भी एक है ह्यूमिली
ओरिस, ये देखो ह्यूमिली ओरिस, ठीक है, दिख रहा होगा। ह्यूमिली ओरिस जो है वो क्या है, निम्नतम वर्ग के लोग, उच्चतम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे निम्नतर वर्ग के लोग होते थे ना, उनको ह्यूमिली ओरस कहा जाता था, ओरिस कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में से प्रचलित चांदी आधारित मुद्रिक प्रणाली यानी मौद्रिक प्रणाली क्यों समाप्त हो गई। तो ना मैंने आपको बोला था कि परवर्ती काल में ना पहले चांदी का यूज़ होता था, हमने ऊपर देखा भी था, चांदी का वो दिनारियस होती थी, बट है ना वो कम हो गई, कम क्या हो गई, ख़त्म हो गई परवर्ती काल में। क्यों ख़त्म हो गई, चांदी महंगा हो गया था, स्पेन की खदानों में चांदी मिलना बंद हो गया था, अफ्रीका में चांदी का काल आ गया था, या लोगों को चांदी के सिक्के नापसंद आने लग गए थे। इसका आंसर मैं आप बता दूं, इसका आंसर है जी बी, ठीक है। स्पेन की जो खदानें थी वहीं की चांदी से सिक्के बनाए जाते थे, दिनारियस बनाया जाता था, जिस पे 4.5 ग्राम आपको पता है विशुद्ध चांदी होती थी, ठीक है। तो वो चांदी समाप्त हो गई, तो चांदी के सिक्के बंद हो गए, और उसके बाद हमारे सोने के सिक्के आ गए प्रचलन में, और शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा नीचे, ठीक है। ये देखो, कॉन्स्टेंटाइन ने डैश पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पूर्वकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने, चांदी के सिक्के तो बंद हो गए थे, उसके बाद पूर्ववर्ती, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन 1 तो हमको पता ही है हमारे परवर्ती में आए थे, तो परवर्ती में जो पहले राजा थे कॉन्स्टेंटाइन 1, उन्होंने चांदी के सिक्के बंद हो गए थे तो सोने के सिक्के चलवाए थे, और बहुत बड़े लेवल पे चलवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोम साम्राज्य में परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, यानी जो हमारे रोम के साम्राज्य में जो नौकरशाही थी ना, ब्यूरोक्रेसी है ना, एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट कह सकते हो, जो सम्राट के लिए काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा रिच थे। क्यों रिच थे, राजा को डराकर ज़्यादा पैसे लेते थे वो, इसलिए रिच हो गए, उनके पास पैसे आ गए। राजा उनकी इज्जत करता था और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देता था, उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, ठीक है, और वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन और जैसी प्रासंगिक संपत्ति खरीदने में लगाते थे, या इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य में हमारी नौकरशाही वगैरह इतने अमीर पता है क्यों थे, क्योंकि पहले तो उनको इनकम है ना सोने में दी जाती थी, और दूसरी बात है वो ज़्यादातर हिस्सा है ना अपनी ज़मीन वगैरह खरीदने में लगाते थे, और वो भ्रष्ट भी थे, करप्ट थे, ठीक है, इसलिए उनको वो ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे। उसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने डैश धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। किस धर्म को, ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को, सनातन धर्म को, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कॉन्स्टेंटाइन थे ना, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलो, और उसके बाद फिर इस्लाम धर्म भी आया, बट इस्लाम धर्म को कोई दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट डैश ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब एक हमारे साम्राज्य, हमारे राजा थे, सम्राट थे रोम के, उन्होंने देखा कि हमारा है ना जो राज्य है बहुत ज़्यादा इलाकों तक फैल गया है, और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रदेशों के जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से जिसका कोई महत्व नहीं है, उन्हें लगा यार ये एरिया ना कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हमारे एरिया को, हमारे साम्राज्य को, तो उन्होंने उस हिस्से को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अपना एरिया रोमन साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। तो ये जो चीज़ थी वो कौन से राजा ने करी थी, उस राजा का आपको नाम बताना है। कॉन्स्टेंटाइन ने करी थी, डायोक्लिशियन ने की थी, तर्जन ने करी थी, या सोइदुस ने करी थी। तो मैं इसका बता दूं, आंसर बी है। जो हमारे डायोक्लिशियन थे ना, उन्होंने क्या किया था कि अपना एरिया को छोटा करना स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पुराने वाले थे, यानी जो जूलियस सीजर थे, अगस्टस थे, उन्हें अपने एरिया का विस्तार करना आवश्यक लगा, बट ये ऐसे किंग थे जिन्होंने अपने एरिया को छोटा करा, ठीक है। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा आ गया, कम करो इसे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो सॉलिडस नामक सिक्का था, ठीक है, सॉलिडस बोला जाता था, SOLIDUS, सॉलिडस नामक जो सिक्का था वो प्रचलन में आया। किसके टाइम में प्रचलन में आया, कॉन्स्टेंटाइन के, डायोक्लिशियन के, तर्जन के, या सोलिदुस के। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जी कॉन्स्टेंटाइन। ये जो हमारे ये भी एक सोने का ही सिक्का होता था बेसिकली, ये वाला जो सिक्का था ये भी कॉन्स्टेंटाइन ही अपने टाइम में लेकर आया था, और बहुत मशहूर था ये सिक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टेंटाइन में एक दूसरी राजधानी, कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है, एक दूसरी राजधानी डैश का निर्माण किया, ठीक है। एक राजधानी तो पहले से थी, और एक दूसरी राजधानी का निर्माण भी किया, जो आज जो है वो इस्तांबुल में, उस राजधानी का उस नाम बताना है जो आज इस्तांबुल में स्थित है, जो पहले बाइजेंटाइन, जिसे पहले बाइजेंटाइन कहा जाता था, ठीक है,
और यह नई राजधानी 3 तरफ से पानी से घिरी हुई थी। ये घिरी होना चाहिए था, ठीक है, इसको हम घिरी कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, घिरी हुई थी, ठीक है, घिरी हुई थी। और इसमें आएगा कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बनाई थी जो आज इस्तांबुल में है, ठीक है, और जो पहले उसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है उसे कुस्तुनतनिया बोला जाता है। शायद आपने क्लास 10 पे भी पढ़ा होगा। ग्रीस जो है वहाँ पर है ये। कुस्तुनतनिया की संधि भी हुई थी एक 1832 में हुई थी, वो पढ़ा होगा आपने। 1834 में हुई थी, पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। चलो समझ आ गया ना। बेसिकली आपको कॉन्स्टेंटाइन ने दूसरी राजधानी बनाई थी कुस्तुनतनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति डैश थी, क्या थी? एकाशम, बहुदेववादी, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बहुदेववादी। मैं आपको बता दूं, यूनान और रोम साम्राज्य के जो लोग थे ना, वो बहुत सारे भगवानों को मानते थे पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने 533 में अफ्रीका के वेडलो पर कब्जे से छुड़ा लिया। मतलब डैश के एक राजा थे, उन्होंने अफ्रीका को वेडलो के कब्जे से छुड़ा लिया। तो किन्होंने छुड़ा लिया जी? जस्टिनियन ने, ठीक है, नोबोपोलासर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, या डायोक्लिशियन ने? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है जी जस्टिनियन ने, ठीक है। जूलियस सीजर अलग है, जस्टिनियन अलग है, कंफ्यूज मत होना। जूलियस सीजर तो सबसे पहले हमारे राजा थे, है ना। एक जस्टिनियन थे, उन्होंने अफ्रीका को वेडालो के कब्जे से छुड़ा लिया था। खाना बजूश बर्बर माना जाते थे वेडालो के लोग। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्राचीन विश्व इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? रोम साम्राज्य का अंत, इस्लाम का विस्तार, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट और 100% मेरे को भरोसा है ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। इसका आंसर है जी इस्लाम का विस्तार, ठीक है। इसे एक है ना राजनीतिक क्रांति माना जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब थोड़ा सा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सारी की सारी पिक्चर अच्छे से क्लियर, क्योंकि बॉक्सेस मैंने MCQ में ही करवा दिए हैं, ठीक है। एक बार हम पिक्चर वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो आ गए जी, ओके। तो ये बेसिकली ये तो पपायरस पत्र है, ठीक है, जो उस टाइम हमें मिले थे, ठीक है। और ये मैप दे रखा है, भूमध्य सागर यहाँ पर दे रखा है, ये राइन रिवर है, डेन्यूब है। पूरा इलाका जो है रोम साम्राज्य के अंदर ही आता था, और इसके यहाँ पर जो इलाका है हमारे ईरान साम्राज्य के अंदर आता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये कुछ दुकानें दे रखी है रोम में, रोम के फोरम जूलियम की दुकानें, ठीक है, इलाका है, तो वहाँ पर ये दुकानें वगैरह हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट दुकानें दिखा दी बस मैंने आपको। नेक्स्ट है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाइमस के पास पांदुगाड, ये नाइमस के पास है, इसका नाम है पांदुगाड। ये बेसिकली फ्रांस के अंदर है और प्रथम सदी में, और ये बेसिकली इंजीनियरिंग दिखाता है रोम की, ठीक है। ये बेसिकली जल सेतु है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए देखो कितनी बड़ा बना रखा है। तो बहुत ही वास्तुकला में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाता है। अच्छा, ये जो हमारी छावनी वगैरह जो है, हमारे सेना वगैरह यहाँ पर रहते थे, मतलब मौज वगैरह लेते थे, मनोरंजन आज के जो भी हमारे आयोजन होते थे यहीं होते थे। स्विट्ज़रलैंड में आज, ठीक है। चलो आधुनिक स्विट्ज़रलैंड में, ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं पिक्चर पे। आप देख रहे होगे कि इसमें पिक्चर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ पिक्चर है। एक पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूलियस सीजर की पिक्चर है, ठीक है। चलो ये जो है ये हमारी एडेसा की पच्चीकारी। पच्चीकारी का मतलब होता है जो बेसिकली नगीने वगैरह लगाना और इस सारे के सारे मोती वगैरह लगाना, इसको पच्चीकारी बोलते हैं, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि ये जो है ये मदिरा के जो व्यापारी होते थे ना, शराब वगैरह बनाने वाले जो व्यापारी होते थे, उनका कक्ष दे रखा है, जहाँ पर आप देखोगे दीवारों पे क्या बने हुए, मिथक पशु बनाए गए। मिथक पशु का मतलब होता है ऐसे पशु जो एक्चुअल रियलिटी में नहीं है, ठीक है। मतलब पंख दिखा देंगे किसी के, ठीक है, किसी डॉगी के पंख हो गए या किसी इंसान के पंख, ऐसे मिथक है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया। ये पिक्चर भी देख लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना। तो पच्चीकारी के अभिलेख, ये एक पच्चीकारी का अभिलेख है जिससे हमें ये दिखाया गया है जो राजा हमारे अकबर थे, तो इसमें राजा अकबर की फैमिली दिखाई गई है और उसके परिवार के सदस्य दिखाए गए हैं, देखो लिखा है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो, अकबर ना रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, साफ पता है ये पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे ड्रेसल 20 है, ये जो हमें मिले थे ड्रेसल 20, या जिसे हम क्या कहते थे, एम्फोरा, ओके। चलो
अब हम नीचे आ जाती है। दासों का बहुत बुरा व्यवहार होता था दासों के साथ, ये बता रखा है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि 75 लाख की जनसंख्या में से 30 लाख तो दास ही होते थे। ठीक है, ये देखो कितना बुरा दिखा रखा है, दासों से बहुत काम करवाते थे, बहुत बुरा हाल था दासों का, ये दिखा रखा है। ओके, अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ये है जी हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। और 1313 मतलब विशाल मूर्ति का हिस्सा है सर का। तो आपसे पूछा ज़रूर जाएगा कि कौन है ये, तो याद रखना है हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। उसके बाद ये रोम का दे रखा है, ये तो पता ही है, आपने सुना ज़रूर होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये रोम का बता रखा है, ये जो है वो कोलोसियम है। ठीक है, जहाँ पर तलवारबाजी वगैरह और जानवरों से मुकाबला वगैरह होता था। 60,000 की इसकी कैपेसिटी है, 60,000 लोग उस टाइम में बैठ सकते थे। ठीक है, ये भी मैप दे रखा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कि अलग अलग रूलर के बारे में बता रखा है। पहले तो अगस्तस थे, ठीक है, टिबेरियस थे, त्राजान, ठीक है, तो ये सारे का सारा रूलर का वो बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वही पच्चीकारी वगैरह दिखा रखी है मोतियों से बनी हुई। ठीक है, और इसमें जस्टिनियन है ना, याद है ना जस्टिनियन के बारे में, अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था। कौन जस्टिनियन? ये वाले जस्टिनियन। ठीक है, जिन्होंने वेडलो को बेसिकली कब्जे से निकाला था, अफ्रीका को वेडलो के कब्जे से निकाला था। ठीक है, चलो जी, ये आप देख लोगे ना, प्लीज़ इसमें से अच्छे से देखना, ये वाली चीज़ अच्छे से देखना। ओके, कम से कम 3-4 MCQ आपको इसी में से देखने के लिए मिल सकते हैं, बुक के अंदर दे रखा है ये। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके MCQ मैं आपको बता चुका हूँ, वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, क्लास 11th का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। गूगल पे जाके, सॉरी, टेलीग्राम एक ऐप है, बेसिकली डाउनलोड कर लेना उसे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ क्लास 10th के वैसे ही एडिट हैं। क्लास 11th में भी बात करूँ तो मैं 300-400 बच्चे वहाँ पर हैं। जाकर आप लिखना टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स लिखना मत भूलना। तो वहाँ पर 11th का आर्ट्स का ग्रुप है, 300-400 बच्चे वहाँ पर पहले से एडेड हैं। सारी की सारी चीज़ें PDF वगैरह जो भी अपलोड करनी होती है, वैसे PDF के लिए वेबसाइट में आपको बता ही चुका हूँ। तो PDF वगैरह और सारी की सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो वहाँ पर आप मेरे से टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, कि अगर आप चाहते हो ना कि मैं 11th का भी जो मैटर है, जो कंटेंट है वो रेगुलर रखूं, तो आपसे दरखास्त है कि आप सपोर्ट पूरा रखना। ठीक है, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो जाकर देखोगे ना, तो अगर कोई वीडियो मैं बनाता हूँ 11th की, इस वाली वीडियो पे भी आप देखना 10th वाले बच्चे ज़रूर आके कमेंट करेंगे कि सर आप 10th का ये चैप्टर बनाओ, ये चैप्टर बनाओ। तो एक प्रेशर रहता है 10th वालों का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर 11th वालों का भी ऐसा प्रेशर रहेगा ना, तो मैं उन बच्चों को बोल पाऊँगा 10th वालों को कि जी देखो आपके सीनियर बोल रहे हैं, तो इनके लिए भी तो करना है कुछ, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करो, सपोर्ट ज़रूर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरी नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ईमानदारी से बात बोलूँगा, हिंदी मीडियम वालों को कंटेंट बहुत कम मिलता है। तो जो भी यूट्यूबर मिले आपको हिंदी में कंटेंट बनाता हो, अच्छा कंटेंट बनाता हो, ऐसे नहीं कि बस बना दिया यार बना दिया, ऐसा ना करता हो। बनाता हो सही सा कंटेंट तो उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भी SST पढ़ाते हैं सर, वो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी कोई बात नहीं, बट सपोर्ट सबको करना है। ठीक है, बाकी हमारे दूसरे चैनल है, अलग अलग चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में मेन पॉइंट हमारा गेमिंग का चैनल है, आ सकते हैं जो भी गेमर वगैरह हैं सारे उस चैनल पे आ सकते हैं। ओके, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम व्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो उस चैनल पे आप आ जाना। ओके, और साथ ही में हमारे जो भी चैनल है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबको आप सब्सक्राइब कर देना। यूनिक वर्ल्ड्स के नाम से भी एक चैनल है। ठीक है, बाकी जैसे मैं बता चुका हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैंने जैसे बताया, बाकी चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, बाकी वीडियो का लिंक, MCQ की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।